ओके जी, लास्ट टाइम हम देख रहे थे जी डेटाबेस का आर्किटेक्चर, डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे हमने। कुछ कंपोनेंट्स की डिटेल्स में गए, कुछ कंपोनेंट्स अभी रहते हैं जो अभी आज से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लास्ट टाइम देख रहे थे, हमने दो एक्चुअली पोर्शंस देखे थे। एक है जी इंस्टेंस, जो कि मेमोरी में रन हो रहा होता है। ठीक है, SGA प्लस बैकग्राउंड प्रोसेसेस मिलकर आपका इंस्टेंस कहलाता है। देन एक पोर्शन हमने देखा था डेटाबेस, जो कि सेट ऑफ फाइल्स हैं जो कि हार्ड डिस्क के ऊपर किसी जगह पड़ी होती हैं। तीन तरह की फाइल्स हमने देखी थी, डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, एंड रीड लॉग्स। ऑनलाइन रीड लॉग फाइल्स भी कह सकते हैं आप उनको। ठीक है, रीड लॉग फाइल्स हमने देखा था ग्रुप के फॉर्म में होती हैं, और एक ग्रुप में एक से ज्यादा फाइल्स होती हैं, मेंबर्स होते हैं, और मेंबर्स का साइज सेम होता है। ठीक है, और ये सर्कुलर फैशन में राइट हो रही होती है। डेटा फाइल्स को जरा डिटेल से देखते हैं। डेटा फाइल्स स्टैंड अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकती डेटाबेस के अंदर, ये किसी न किसी टेबल स्पेस का पार्ट होती है। एक टेबल स्पेस आप बनाते हैं और उसमें एक या एक से ज्यादा डेटा फाइल्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जब आप टेबल स्पेस क्रिएट करने जा रहे होते हैं तो उसमें मिनिमम एक डेटा फाइल होती है। ठीक है, हर टेबल स्पेस का एक नाम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस टेबल स्पेस का नाम डेटा रख दें, उसमें एक डेटा फाइल है, इस डेटा फाइल का कोई नाम होगा, फॉर एग्जांपल डेटा 1.dbf और डेटा 2.dbf। जस्ट एक कंटेनर, जैसे एक फोल्डर है, एक फोल्डर के अंदर दो फाइल हों तो फोल्डर खुद क्या है? फोल्डर खुद कोई स्पेस नहीं दे रहा, फोल्डर खुद कुछ भी नहीं कर रहा, फोल्डर के अंदर फाइल्स मैनेज कर रहा है। ये लॉजिकल है। ठीक है, टेबल स्पेस क्या है? ग्रुप ऑफ डेटा फाइल्स इज कॉल्ड टेबल स्पेस। फायदा क्या है टेबल स्पेस बनाने का? फायदा ये है कि आप जब यूजर्स क्रिएट करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको डेटा मैनेज करने में बड़ी आसानी होती है। आपको यूजर क्रिएट करते हैं तो आप चाहते हैं उसका डेटा पर्टिकुलर डेटा फाइल्स के अंदर जाए, तो आप उसको वो टेबल स्पेस असाइन कर दें। लेट्स से मैं ये टेबल स्पेस किसी यूजर को असाइन कर दूं, वो यूजर जब लॉगिन होकर डेटा टेबल क्रिएट करेगा, डेटा इंसर्ट करेगा, तो इस टेबल स्पेस की डेटा फाइल्स के अंदर उसका डाटा जाएगा। ठीक है, एक यूजर के लिए एक ही टेबल? नहीं, मल्टीपल यूजर्स को एक टेबल स्पेस असाइन कर सकते हैं, और एक यूजर को मल्टीपल टेबल स्पेसेस असाइन कर सकते हैं, मैनी टू मैनी। ठीक है, तो कुछ प्री क्रिएटेड टेबल स्पेसेस होती हैं, जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं खुद ही क्रिएट हो जाती हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट टेबल स्पेस है सिस्टम के नाम से, जिसमें आपकी सारी की सारी डेटा डिक्शनरी क्रिएट होती है। एक है सिसऑक्स के नाम से, जिसमें आपकी इंटरप्राइज मैनेजर की रिपोजिटरी क्रिएट होती है, बाद में जाके इसको डिस्कस करेंगे। एक है आपकी अंडू के नाम से, जिसमें आपका पुराना डेटा रखा जाता है, डिफॉल्ट अंडू टेबल स्पेस है। एक है टेम्प के नाम से, जिसमें आपकी डाटा सॉर्ट होता है, और एक है आपकी यूजर्स के नाम से, और एक एग्जांपल के नाम से। ये दो टेबल स्पेसेस आपने ओरेकल ने आपको डिफॉल्ट में बना के दे दी हुई हैं, जिसमें आप ओरेकल रिकमेंड करता है कि कोई भी नॉर्मल यूजर क्रिएट करे तो उनमें से कोई टेबल स्पेस उसको असाइन करें। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम अपनी टेबल स्पेसेस क्रिएट करते हैं हमेशा। जैसे मैं एक बिलिंग की एप्लीकेशन डिप्लॉय करने जा रहा हूं तो बिलिंग के नाम से एक टेबल स्पेस क्रिएट करना है। ठीक है, एंड मल्टीपल टेबल स्पेसेस हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, और हर टेबल स्पेस में एटलीस्ट एक फाइल हो सकती है, और मैक्सिमम जितनी मर्जी आप फाइल्स इंक्लूड करने के टेबल स्पेस में। ठीक है, नॉर्मली डेटा फाइल्स की जो एक्सटेंशन होती है .dbf होती है, लेकिन जरूरी नहीं है। एक्सटेंशन डजंट मैटर इन ओरेकल। आप इसकी एक्सटेंशन ना भी दें तब भी कोई इशू नहीं है, दे भी दें तब भी कोई इशू नहीं है, और जो मर्जी दे दें, लेकिन कन्वेंशन ये है कि डीबीएफ दें, ताकि आप ओएस पे जाके फाइल्स को देखें तो आपको पता चल जाए ये डेटा फाइल है। कंट्रोल फाइल्स की एक्सटेंशन .ctl यूजली दी जाती है, और रीडोलॉग फाइल्स की एक्सटेंशन .log दी जाती है। बट इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट ये बनती है, रिकमेंडेड भी यही है .ctl। अगर हम इनको कर दें, खत्म कर दें, उसका हम फॉर्मेट हटा दें फिर से वो, देखिए फिर इसकी ये किसी जगह रिकॉर्ड हुई होती है ना,
तो आपने एक दफ़ा क्रिएट कर दिया, अगर आपने चेंज करना है तो उसके चेंज करने का प्रॉपर एक तरीका है। आप ये नहीं कि जस्ट आके फाइल का नाम चेंज कर दें, नाम चेंज कर देंगे डेटाबेस स्टार्टिंग नहीं होगी। हाँ ठीक है, क्योंकि इसका रेफरेंस जो है ना, उसका रेफरेंस कंट्रोल फाइल के अंदर है। कंट्रोल फाइल में आपकी डाटा फाइल्स के नाम और पाथ पड़े हुए हैं। जैसे एक डाटा फाइल का नाम है आपका data1.dbf और कंट्रोल फाइल में भी data1.dbf लिखा हुआ है। आप इसका जाके एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं dbf1, कंट्रोल फाइल में तो पुराना ही होगा, वो फिर डाटाबेस स्टार्टअप नहीं होगी, चलेगी नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये? अगर किसी डेटा के हम फाइल का नाम नहीं देते तो वो उस नाम से सेव होगी? नहीं, नाम देना जरूरी है। नहीं, जिससे आगे एक्सटेंशन dbf नहीं देते सर। हाँ नहीं देते तो वो एक्सटेंशन कुछ नहीं होगी उसकी, बाय डिफॉल्ट वो dbf नहीं देगा उसको। नहीं, कोई डिफॉल्ट शॉर्ट कुछ नहीं होती, आपको देनी पड़ती। ठीक है, अच्छा अब जरा देखते हैं जी टेबल स्पेस को ज्यादा डिटेल से। टेबल स्पेस फर्दर डिवाइडेड होती है डाटा फाइल्स के अंदर। यहाँ तक तो क्लियर है ना? हायर लेवल पे एक टेबल स्पेस है, टेबल स्पेस में एक या एक से ज्यादा डाटा फाइल है। अच्छा, एक डाटा फाइल को जरा देखते हैं हम। लेट्स से मैं एक डाटा फाइल को इनलार्ज कर रहा हूं, ये एक मेरी डाटा फाइल है। डाटा फाइल इज फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड या डिवाइडेड इनटू चंक्स, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइडेड होती है। ये एक डाटा फाइल है किसी भी एक टेबल स्पेस की। ये जो छोटे चंक्स में डिवाइडेड है, इन चंक्स को एक्सटेंट्स कहते हैं। एक्सटेंट्स का कोई ना कोई साइज होता है। बाय डिफॉल्ट एक एक्सटेंट 64K का होता है। ठीक है, ज्यादा बड़ा भी साइज भी रख सकते हैं आप, छोटा भी रख सकते हैं। साइज का पता करना चाहिए आपको। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है ना? यानी कि आपकी एक टेबल स्पेस में डाटा फाइल एक्सटेंट से मिलकर बनती है। एक्सटेंट्स में फर्दर ब्लॉक्स होते हैं, जिनको ओरेकल ब्लॉक्स भी कहते हैं, डाटा ब्लॉक्स भी कहते हैं। इन ब्लॉक्स का भी कुछ साइज होता है। ठीक है, तो ये ब्लॉक्स है। ब्लॉक्स का साइज हो सकता है आपका 2KB, 4 जी, डाटा ब्लॉक्स, ओरेकल ब्लॉक्स या सिंपली ब्लॉक्स, 4KB, 8KB, मल्टीपल 16KB एंड 32KB। तो ब्लॉक्स का साइज इनमें से कुछ हो सकता है। तो जी ड्यूरिंग डेटाबेस क्रिएशन आप स्पेसिफाई करते हैं कि मेरी डेटाबेस का ब्लॉक साइज क्या होगा, तो फिर वही सारी टेबल स्पेसिस की के अंदर, सारी डाटा फाइल्स के अंदर ब्लॉक्स का साइज होता है। बाय डिफॉल्ट ब्लॉक साइज विल बी 8 किलोबाइट। तो ब्लॉक का साइज इंपैक्ट करता है परफॉर्मेंस को, ये याद रखना। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट 8 किलोबाइट होता है ब्लॉक साइज। आप चेंज नहीं कर सकते ब्लॉक साइज। वंस एक दफा क्रिएट हो गया एक डेटाबेस के लिए, तो डेटाबेस ड्रॉप करके रिक्रिएट करनी पड़ेगी। सो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि ब्लॉक साइज कितना रखना है। डेटाबेस क्रिएशन जहाँ पे DBCA में जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं मैनुअली, उसमें जहाँ पे आप जाके SGA के कंपोनेंट की साइजिंग कर रहे थे, वहाँ पे साइजिंग के नाम से होता है, वो आगे चल के बताऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है। तो अगर अज्यूम करते हैं कि एक एक्सटेंट मेरा 64K का है और एक ब्लॉक मेरा 8K का है, तो एक एक्सटेंट के अंदर कितने ब्लॉक्स हुए? 8। ठीक है, एक एक्सटेंट के अंदर 8 ब्लॉक्स। अच्छा, अब क्या होता है ब्लॉक्स के अंदर? एक ब्लॉक है ये आपका, इसका साइज 8 किलोबाइट है। ब्लॉक का एक हेडर होता है कुछ बाइट्स का, बाकी इसमें फ्री स्पेस होती है, उसमें रोज एंटर होती हैं। एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारी रोज आ सकती है, डिपेंड करता है रो का कितना साइज है। हो सकता है एक ब्लॉक के अंदर 500 रोज आ जाए, हो सकता है एक ब्लॉक के अंदर 50 रोज हो सकता है 20 रोज हो, डिपेंड करता है। हाँ, ये भी हो सकता है एक रो मल्टीपल ब्लॉक्स के अंदर है, रो का साइज इतना बड़ा। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि आपके एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारी रोज आ रही होती है। ठीक है, अच्छा लेट्स एक यूजर था HR के नाम से,
उसको ये टेबल स्पेस मिली हुई है, वो यूजर लॉगिन हुआ, उसने क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट चलाई, और आगे कॉलम्स के नाम दिए और सारी स्पेसिफिकेशन दी और एंटर किया। अच्छा, वो क्या होगा, ओरेकल देखेगा इस यूजर की डिफॉल्ट टेबल स्पेस कौन सी है, लेट्स से जी डाटा के नाम से है, लेट्स से ये एम्प्टी है टेबल स्पेस, इसमें कुछ भी नहीं है अभी। वो इस टेबल स्पेस की पहली डाटा फाइल में देखेगा कौन सा एक्सटेंट फ्री है, लेट्स से ये पहला एक्सटेंट है। हर एक्सटेंट की एक आईडी होती है, ठीक है, हर एक्सटेंट की एक यूनिक आईडी होती है। एक्सटेंट नंबर 1 है, एक्सटेंट नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। तो देखिएगा कौन सा एक्सटेंट फ्री है, लेट्स से पहला एक्सटेंट इसको फ्री मिलता है, ये एक्सटेंट एलोकेट करेगा, ये एक्सटेंट एलोकेट हो गया, और एक बना देगा एक टेबल स्टूडेंट्स के नाम से। सर फ्री मींस ये है कि कुछ उसके भी जो है डाटा ब्लॉक फ्री है? नहीं, वो पूरा एक्सटेंट ही फ्री है। अच्छा, ठीक है, तो स्टूडेंट्स के टेबल को एक एक्सटेंट एलोकेट कर देगा। कोई भी एक टेबल आप क्रिएट करेंगे तो उसको एक एक्सटेंट एलोकेट कर देगा। तो स्पेस एलोकेशन, मिनिमम स्पेस एलोकेशन यूनिट इज एन एक्सटेंट, ये याद रखिए। मिनिमम किसी ऑब्जेक्ट को एक जो स्पेस एलोकेट होगी वो एक एक्सटेंट एलोकेट होगा। एक्सटेंट लॉजिकल स्ट्रक्चर है? लॉजिकल, एक्सटेंट इज लॉजिकल, इसमें फिजिकल सिर्फ डाटा फाइल है। अच्छा, स्टूडेंट्स के टेबल को एक एक्सटेंट एलोकेट हो गया। जब आप एक्चुअली टेबल क्रिएट करते हैं और ओरेकल उसको एक एक्सटेंट एलोकेट कर देता है, तो ओरेकल कहता है कि उसने एक सेगमेंट बना दिया। क्या बना दिया? सेगमेंट बना दिया। ओरेकल एक्चुअली टेबल को सेगमेंट कहता है, या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको स्पेस एलोकेट होती है उनको सेगमेंट्स कहता है। तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको स्पेस एलोकेट होती है, एक तो टेबल्स हैं और एक इंडेक्सेस हैं, आगे उनकी टाइप्स हैं, उनको एक्सटेंट्स एलोकेट होते हैं। तो स्टूडेंट्स का एक सेगमेंट क्रिएट हो जाएगा। हम कहते हैं टेबल क्रिएट हुआ है, बैकएंड पे ओरेकल क्या करता है, उसका एक सेगमेंट क्रिएट करता है। एचआर का एम्प्लॉयज का एक सेगमेंट क्रिएट हो गया। हर सेगमेंट का कोई ना कोई साइज होता है, ठीक है। तो सेगमेंट जब पहली दफा क्रिएट होगा उसका साइज कितना होगा? एक एक्सटेंट, जो एक एक्सटेंट का साइज है, ठीक है। अच्छा, अब ये यूजर क्या करेगा, डाटा एंटर करेगा इस टेबल में। तो उस सेगमेंट में जाके डाटा एंटर होगा, पहले ब्लॉक में डाटा एंटर होगा, जब ये फिल हो जाएगा दूसरे ब्लॉक में, ये फिल हो जाएगा तीसरे ब्लॉक में, जब ये पूरा एक्सटेंट फिल हो जाएगा नेक्स्ट एक्सटेंट इसको मिल जाएगा, ठीक है। यही यूजर एक और टेबल क्रिएट करता है, लेट से टेस्ट के नाम से, उसको ये वाला नेक्स्ट एक्सटेंट इसको मिल जाएगा। ये मीनवाइल ये जो स्टूडेंट्स का सेगमेंट है उसका नेक्स्ट एक्सटेंट भी फिल हो जाता है, नेक्स्ट अवेलेबल एक्सटेंट इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक डाटा ब्लॉक के अंदर या एक डाटा फाइल के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स का डाटा हो सकता है। क्लियर है? एक सेगमेंट को एक पूरा एक्सटेंट मिलता है। ये नहीं हो सकता कि एक सेगमेंट को एक एक्सटेंट मिला, उसने एक ब्लॉक यूज किया, बाकी सारे ब्लॉक्स फ्री हैं, तो वो फ्री ब्लॉक से वो सेगमेंट को मिल जाए। सेगमेंट का मतलब टेबल है, ठीक है। सेगमेंट मीन्स टेबल या इंडेक्स। सर एक सेगमेंट में एक्सटेंट मिलता है, उसमें डाटा एंटर होना शुरू होता है, तो उसका पहला ब्लॉक खाली होता है, खाली होता है, सारे ब्लॉक बिल्कुल एम्प्टी होता है ना, पूरा एक्सटेंट होता है, बना होता है, लेकिन वो एक्सटेंट के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं उनमें कोई डाटा नहीं होता, वो एम्प्टी होते हैं सारे। उनकी डेफिनेशन जो है वो हो चुकी होती है कि ये बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इन्फॉर्मेशन मेंटेन की जाती है डाटा डिक्शनरी के अंदर, कौन से सेगमेंट को इस डाटा फाइल के अंदर कौन कौन से एक्सटेंट एलोकेटेड है, तो कौन से एक्सटेंट्स फ्री है। जब ओरेकल नया एक्सटेंट एलोकेट करने जाता है तो उसको पता चल रहा होता है कि कौन सा एक्सटेंट फ्री और मैंने कौन सा एलोकेट करना है नए टेबल को या नए सेगमेंट को। सर ये एक्सटेंट जब यूज हो जाते हैं तो उसको हम सेगमेंट कहते हैं। हाँ, जब एक टेबल क्रिएट हो जाता है और उसको एक एक्सटेंट एलोकेट हो जाता है तो उसको उस टेबल को हम सेगमेंट कहते हैं। टेबल को सेगमेंट कहा जाता है। एक्सटेंट को बेसिकली हम सेगमेंट नहीं, एक्सटेंट को नहीं सेगमेंट कहेंगे, कलेक्शन ऑफ एक्सटेंट्स इज कॉल्ड अ सेगमेंट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ एक्सटेंट्स इज कॉल्ड अ सेगमेंट। एक्सटेंट को सेगमेंट नहीं कह सकते। सेगमेंट एक टेबल है जिसको एक्सटेंट एलोकेट हुआ है, एक भी एक्सटेंट एलोकेट हो सकता है। जैसे आपने टेबल में डाटा एंटर किया 10 GB, तो उसको 10 GB के एक्सटेंट्स एलोकेट होंगे, वो आपका 10 GB का सेगमेंट है, ठीक है। टेबल को सेगमेंट कहते हैं। आप टेबल और सेगमेंट एक ही चीज है, ये समझ लें बस, ठीक है। सर सेगमेंटेशन की वजह से क्या एक्सटेंट देने हैं तो हाँ दे सकते हैं बाय डिफॉल्ट वो उसके पैरामीटर फाइल नहीं पैरामीटर फाइल में नहीं। यहाँ पे टेबल क्रिएट करते वक्त एंड पे जब आप पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे ना, यहाँ पे इसके बाद स्टोरेज का कीवर्ड देंगे, एक्सटेंट्स और नंबर ऑफ एक्सटेंट्स दे देंगे। 5 देना चाहते हैं तो टेबल क्रिएट होगा तो 5 एक्सटेंट उसको हाँ नहीं, वो हो सकता है। बाय डिफॉल्ट नहीं, बाय डिफॉल्ट ये होता है कि बाय डिफॉल्ट एक ही होता है, लेकिन अगर आप ये करना चाहेंगे टेबल्स के लिए करना है तो टेबल स्पेसिफिकेशन में बताना पड़ेगा। सर वो फिर
हार्ड एंड फास्ट हो जाएंगे 5, उसके अगर एक्सीड करता है तो फिर नहीं, इनिशियल 5, पहली दफा 5 एलोकेट होंगे, उसके बाद वो जब वो 5 फिल हो जाएंगे तो खुद ही ग्रो करना शुरू कर देगा। ओके जी, क्लियर? ओके। अब जब आपको डाटा चाहिए होता है, लेट्स से स्टूडेंट्स के टेबल में उसने डाटा डाला बहुत सारा, एक पूरा एक्सटेंट फुल हो गया, फिर नेक्स्ट एक्सटेंट भी फुल हो गया, फिर नेक्स्ट एक्सटेंट भी फुल हो गया, सारे एक्सटेंट्स के अंदर डाटा आ गया, सारे ब्लॉक्स से फुल हो गए। जब डाटा रीड करने जाता है, आप करते हैं सिलेक्ट स्टडी फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू 10, तो क्या करेगा, वो ब्लॉक रीड करके लाएगा, अगर वो इंडेक्स हुआ हुआ तो वो ब्लॉक रीड करके लाएगा जिसमें वो 10, लेट्स से ये एक ब्लॉक है जिसमें वो डाटा पड़ा हुआ है, तो ये ब्लॉक रीड करके ओरेकल मेमोरी में कहाँ लेके जाएगा, कहाँ पे लेके जाएगा, कहाँ पे लेके जाएगा, डाटा कहाँ पे लेके जाएगा, डाटाबेस बफर कैशिए में। ठीक है, लाइब्रेरी कैशिए में तो आपकी क्यूरी का एग्जीक्यूशन प्लान पड़ा होगा ना, हमने देखा था डाटाबेस बफर कैशिए है जहाँ पे आपका मोस्ट रिसेंटली यूज डाटा पड़ा होता है। वो डाटा क्या है, ये ब्लॉक्स हैं एक्चुअली। तो जब भी आपको क्यूरी करते हैं तो मिनिमम ओरेकल एक ब्लॉक रीड करके मेमोरी में लाता है, मिनिमम आई यूनिट इज अ ब्लॉक। ठीक है, मिनिमम आई यूनिट इज, ये नहीं होता कि एक ब्लॉक के अंदर लेट से 5 रोज हैं और आपकी जो क्यूरी है सिर्फ एक रो चाहिए उसको, वो ये नहीं करेगा कि उस ब्लॉक में से एक रो रीड करके मेमोरी में, वो पूरा ब्लॉक रीड करके मेमोरी में आएगा, वहां से आपको एक रो निकाल देगा। मैक्सिमम लिमिट भी है, मतलब आपको जो डाटा चाहिए उसमें 100 ब्लॉक्स में करना है। हाँ, सारे डिपेंड, हाँ आगे चल के देखते हैं वो कैसे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? तो आप सर कैसा एक्सटेंट जो है ना वो डाटा बफर में लेके जाएंगे, पूरा एक्सटेंट नहीं, पूरा ब्लॉक। एक्सटेंट के अंदर ब्लॉक होता है, एक्सटेंट के अंदर ब्लॉक्स होते हैं ना। अगर आपको लेट से एक टेबल में 10 एक्सटेंट्स हैं और हर एक्सटेंट में 10 ब्लॉक्स हैं, तो टोटल कितने ब्लॉक्स हुए, 10, 100 ब्लॉक्स हो गए। अच्छा, आपका लेट से आप करते हैं सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम टेबल का नाम, तो फिर वो सारे ब्लॉक्स रीड करेंगे मेमोरी में, क्योंकि आपने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि कौन सा डाटा मुझे, आपको सारा डाटा चाहिए। जब वो फुल टेबल स्कैन करेगा तो वो सारे ब्लॉक्स रीड करके मेमोरी में आएगा, जितने भी उस सेगमेंट को ब्लॉक्स एलोकेटेड है तो सारे रीड करके, तो अगर आपने कंडीशन लगाई है और इंडेक्सिंग नहीं हुई तभी फुल टेबल स्कैन, तब भी फुल टेबल स्कैन। इसको फिर आगे चल के देखेंगे। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? तो एक चीज हमने देख ली, टेबल स्पेसिस, डाटा फाइल्स, एक्सटेंड्स, ब्लॉक्स, और फिर सेगमेंट्स हमने देख लिए। ठीक है, सेगमेंट्स को एलोकेशन देख ली, आई यूनिट देख लिया। ठीक है जी, डाटा फाइल्स हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं जी कंट्रोल फाइल्स। कंट्रोल फाइल्स, अच्छा डाटा फाइल्स बाइनरी ओरेकल के प्रोप्राइटरी फॉर्मेट में होती हैं, आप उनको डायरेक्टली ओपन करके मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते उनमें। ठीक है, वो ओरेकल के प्रोप्राइटरी फॉर्मेट में, आपको डेटाबेस के थ्रू ही उनमें जाना चाहिए, ना कि आप डायरेक्टली किसी एडिटर में ओपन करें उनमें चेंजेस कर लें, करप्ट हो जाएंगे, क्योंकि फाइल्स का हेडर होता है, फाइल्स के सिग्नेचर्स होते हैं, तो वो करप्ट हो जाते हैं। डायरेक्ट आप फाइल्स को ओपन करके मॉडिफाई नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सकते। कंट्रोल फाइल्स, मिनिमम एक कंट्रोल फाइल चाहिए होती है आपकी डेटाबेस में, और कंट्रोल फाइल्स में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, डेटाबेस का नाम, क्रिएशन डेट, डाटा फाइल्स के नाम और लोकेशंस, साइजेस, टेबल स्पेसिस के नाम और उनमें कौन कौन सी डाटा फाइल्स हैं, चेक पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन, लॉग स्विचेस की इंफॉर्मेशन, आर्काइव्स की इंफॉर्मेशन, और इसके बाद आपका जी SCNs, और इसके बाद आपका जी बैकअप्स की इंफॉर्मेशन। ये आपकी एक कंट्रोल फाइल में होती है। ठीक है, और ये कंट्रोल फाइल कंटिन्यूसली यूज हो रही होती है जब आपकी डेटाबेस चल रही होती है, अपडेट हो रही होती है।
ठीक है, क्या अपडेशन हो रही है वो आगे चल के देखेंगे। कंट्रोल फाइल मिनिमम आपको एक चाहिए होती है, लेकिन आप एक से ज्यादा रखते हैं कंट्रोल फाइल्स। लेट्स से आपने 2 कंट्रोल फाइल्स रख ली, एक का नाम कंट्रोल 01.ctl रख लें, दूसरे का नाम कंट्रोल 02.ctl रख लें, या जो मर्जी नाम रख लें। एक कंट्रोल 1.ctl, दूसरा कंट्रोल 2.ctl, वो दोनों को डिफरेंट लोकेशंस पे रखें आप, रिकमेंडेड है। वो दोनों एक दूसरे का रेप्लिका होंगे। एक से ज्यादा कंट्रोल फाइल्स क्यों रखते हैं? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचने के लिए, ठीक है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, क्या मतलब है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का? एक जगह से लॉस हो गया, दूसरी जगह से उसको रिकवरी। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सिर्फ एक कंपोनेंट के फेल होने से आपका सब कुछ वॉश नहीं हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक हार्ड डिस्क है, उस पर डाटा पड़ा हुआ है आपका, तो वो हार्ड डिस्क आपकी फारिग हो जाए तो क्या होगा? डाटा क्या, ठीक है ना, वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। आपका एक सिस्टम है, उसमें एक पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई उड़ गई, सिस्टम बैठ गया, एक्सेसिबल नहीं हुआ। अच्छा, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से कैसे अवॉइड किया जा सकता है? अगर आप हार्ड डिस्क की बात करें तो 2 हार्ड ड्राइव रख लें, उन पे रेड इम्प्लीमेंट कर लें, मिरर कर लें उनको। पावर सप्लाई की बात करें तो 2 पावर सप्लाईज रख लें सिस्टम में, जो कि सर्वर्स में होती हैं यूजुअली, तो वो उनमें एक स्टैंड पे पावर सप्लाई होती है, जैसे एक पावर सप्लाई की दूसरी ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से हम सॉफ्टवेयर, आप ये जो इसको कहते हैं रिडंडेंसी, रिडंडेंट रखें हर चीज, जिन चीजों को रिडंडेंट रख सकते हैं उनको रखें। रिडंडेंसी आप सॉफ्टवेयर लेवल पे भी रखते हैं, हार्डवेयर लेवल पे भी रखते हैं, नेटवर्क लेवल पे भी रखते हैं। जिन चीजों को रिडंडेंट रख सकते हैं उनको रखा जाता है, जैसे पावर सप्लाई रिडंडेंट रख लें, सीपीयूज रिडंडेंट रख लें, मेमोरीज रिडंडेंट रख लें, हार्ड ड्राइव रिडंडेंट रख लें, स्विचेस रिडंडेंट रख लें, बहुत सारी चीजें रिडंडेंट रखनी पड़ती हैं ताकि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, एक चीज के फेल होने से सब कुछ ही आपका अनअवेलेबल ना हो, ठीक है। तो ये डेटाबेस में हम सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, कंट्रोल फाइल्स को रिडंडेंट रखा जा सकता है, इसलिए हम इनको रखते हैं। डेटा फाइल्स को रिडंडेंट नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो परफॉर्मेंस इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा उसमें, तो हम उसको रिडंडेंट नहीं रखते, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल फाइल्स एक नॉर्मल डेटाबेस में रिडंडेंट होती हैं, एक से ज्यादा होती हैं, और दोनों एक दूसरे का मिरर होती हैं, ठीक है। एक को लेट से आप सी पे रख लें, दूसरी को आप डी पे रख लें, या एक को लाइनिक्स के केस में, यूनिक्स के केस में U01 पे रख लें, दूसरी को किसी और माउंट पॉइंट पे रख लें। नॉर्मली ऐसे होता है, डिफरेंट माउंट पॉइंट पे रखें ताकि अगर एक क्रैश कर जाए तो आपके पास दूसरी कॉपी हो, और कंकरेंटली ये दोनों अपडेट हो रही होंगी, ठीक है। कंट्रोल फाइल की समझ आ गई आपको? ओके जी। अब तीसरी टाइप ऑफ फाइल्स देखते हैं जो कि हैं रीडू लॉग फाइल्स। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, रीडू लॉग फाइल्स ग्रुप की फॉर्म में होती हैं, और एक ग्रुप में एक से ज्यादा मेंबर्स होते हैं, होने चाहिए, होते नहीं है, होने चाहिए, ठीक है। ये भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचने के लिए एक ग्रुप में एक से ज्यादा मेंबर्स रखते हैं। सर 2 मेंबर्स हैं, दोनों 2 ग्रुप्स में 2 मेंबर्स हैं, और दोनों अलग ड्राइव्स पे हैं, एक ड्राइव गई, तो आप ये ऐसा तो नहीं करेंगे ना, आप कभी भी ऐसा नहीं करते कि एक ग्रुप के सारे मेंबर एक ही ड्राइव पे रखें। मैं कह रहा हूं दोनों के टॉप मेंबर्स हैं, वो सी पे हैं, नीचे वाले डी पे हैं। हाँ, तो एक ड्राइव गई तो आपका लॉस कुछ भी नहीं है, उसके बाद डेटाबेस तो चल रही है। हाँ, चल रही है, कोई इशू नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। कंट्रोल फाइल के केस में अगर एक कंट्रोल फाइल लॉस हो जाती है, डेटाबेस चलती ही नहीं रहेगी, डाउन हो जाएगी। लेकिन रीडू लॉग फाइल के केस में अगर एक मेंबर लॉस हो जाता है और एटलीस्ट एक मेंबर एक ग्रुप में अवेलेबल है तो फिर वो चलता रहेगा, आपको जस्ट वार्निंग आएगी, ठीक है जी। अच्छा, रीडू लॉग फाइल्स में आपकी डाटा चेंजेस कैप्चर होती है, जिस नंबर डाटा आपकी डेटाबेस में चेंज हो रहा है वो रीडू लॉग फाइल्स में कैप्चर होता है। रीडू लॉग फाइल्स में डाटा राइट होता है, जब एक रीडू लॉग ग्रुप फिल हो जाता है, लेट्स ये ग्रुप 1 है, तो नेक्स्ट ग्रुप पे स्विच कर देता है ओरेकल, फिर उस पर राइट करना शुरू कर देता है, इसको कहते हैं लॉग स्विच। अच्छा, लेट्स से आपकी नई अभी डेटाबेस क्रिएट हुई है, ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 में पहली दफा डाटा राइट होना शुरू हुआ है, जितना भी आप डाटा चेंज करें, अपडेट करें, डिलीट करें, वो डाटा इस ग्रुप के ऊपर राइट हो रहा है। पहली दफा राइट होना शुरू हुआ है तो इस ग्रुप को एक नंबर मिलेगा 1, इसको कहते हैं लॉग सीक्वेंस नंबर। जब ये एक ग्रुप फिल हो जाएगा, नेक्स्ट ग्रुप पे ओरेकल स्विच करेगा, जिसको लॉग स्विच कहते हैं, इसको एक और नंबर मिलेगा, इसको कहते हैं मतलब नंबर 2 इसको मिलेगा, ये लॉग सीक्वेंस नंबर, ठीक है। जब दूसरा ग्रुप भी फुल हो जाएगा, ओरेकल वापस पहले ग्रुप पे आ जाएगा,
फिर इसका एक नंबर जो चेंज कर देगा 1 से, अब ये 3 हो जाएगा। फिर जब ये फुल हो जाएगा वापस दूसरे पे आ जाएगा, इसको 4 दे देगा। तो लॉग, हर लॉग स्विच पे लॉग सीक्वेंस नंबर इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो आपकी जो रीड लॉग ग्रुप्स हैं ये सर्कुलर फैशन में राइट होते रहेंगे। बाइट वाले 2 होते हैं, मिनिमम 2 चाहिए आपको, 2 से ज्यादा भी रख सकते हैं, 2 से कम नहीं रख सकते, 2 से ज्यादा रख सकते हैं। हाँ, ज्यादा होते हैं, वो आगे चल के देखते हैं क्यों चाहिए। ठीक है जी। वापस हम आते हैं ऑलरेडी फील्ड ओवरराइट हो जाता है, ओवरराइट। अभी तरह इसको देखते हैं। अच्छा जी, अब इसकी तरह और डिटेल्स देखते हैं। लास्ट हमने देखा था कि सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे प्रोसेस होती है। अब जरा देखते हैं कि अपडेट स्टेटमेंट कैसे प्रोसेस होती है। एक सर्वर यूजर प्रोसेस है, उसने अपडेट की स्टेटमेंट चलाई, उसके अगेंस्ट एक सर्वर प्रोसेस है। ये आपका SGA है, ये आपका शेड पूल है, उसमें लाइब्रेरी कैशे, डाटा डिक्शनरी कैशे, ये आपका DB कैशे या बफर कैशे है। या सिर्फ कैशे भी इसको कहते हैं। ये आपकी डाटा फाइल्स हैं, आपकी कंट्रोल फाइल है, और ये रीडूला ग्रुप्स हैं। 2 ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि कितने मेंबर्स हैं, हो सकता है 1 मेंबर है, हो सकता है मेंबर्स हैं। ठीक है। देन आपके पास ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो डेटाबेस के मैंडेटरी प्रोसेसेस हैं। इनमें से एक प्रोसेस है DBWR, एक है LGWR, एक है CKPT, एक है PMON और एक है SMON। और भी बहुत सारे, लेकिन फिलहाल हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओके जी। ये आपका डाटा पड़ा हुआ है। लेट्स से एक एम्प्लॉय की सैलरी है, वो है 1000 रुपीज, टेबल के अंदर पड़ी है। आपने अपडेट की स्टेटमेंट चलाई और आपने उसकी सैलरी को 1000 से 5000 कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा? सर्वर प्रोसेस से पास क्यूरी गई, उसने क्यूरी सबसे पहले लाइब्रेरी कैशे में चेक की। अगर उसका एग्जीक्यूशन प्लान नहीं था तो बनाया, स्टोर किया, डाटा लेके आया हार्ड डिस्क से, डाटा फाइल में से कैशे के अंदर, पूरा ब्लॉक आ गया। इस ब्लॉक में लेट से डाटा पड़ा हुआ है, ये 1000 वैल्यू है, और इसको, इस पर्टिकुलर रो को जिसको चेंज करने जा रहा है, इसको लॉक कर लिया ताकि कोई और यूजर इसको ना मॉडिफाई ना कर सके। लॉक करने के बाद ये सर्वर प्रोसेस क्या करेगा, इसका एक इमेज बनाएगा और हार्ड डिस्क के ऊपर एक और फाइल के अंदर जाके स्टोर कर देगा, जिसको कहते हैं अनडू, प्री मॉडिफाई इमेज यहाँ पे स्टोर कर देगा। और फिर इस रो को चेंजेस हमेशा बफर कैशे के अंदर होंगे। ठीक है, मेमोरी के अंदर होंगे। इसको यहाँ पे आगे मॉडिफाई कर देगा और इसको 1000 से 5000 कर देगा। जैसे ये 5000 करेगा, इस चेंज को, ये एक लॉग बफर है आपके पास, ये आपके पास शेड पूल है। इस चेंज को उठा के, ये यहाँ पे जो डाटा चेंज करेगा वो 5000 करेगा, वो साथ यहाँ पे भी राइट कर देगा। ठीक है, इनकी जो भी आप डाटा चेंज करेंगे वो चेंज होगा लॉग, इसमें आपके डेटाबेस बफर कैशे में, लेकिन उस चेंज की एक कॉपी लॉग बफर में चली जाएगी। पोस्ट चेंज कॉपी, पोस्ट चेंज, प्री चेंज कॉपी हार्ड डिस्क में डाटा फाइल में जाएगी। ठीक है, बल्कि ये 5 ही हो गया, 6 ही हो गया। ठीक है, वो पोस्ट चेंज कॉपी आपकी इसमें जाएगी लॉग बफर में। लॉग बफर से आपका लॉग राइटर क्या करेगा, इसको उठाएगा और रीडूलॉग ग्रुप में ले जाएगा। तो लॉग राइटर का काम है कि रीडूलॉग फाइल में से डाटा उठाए, और लॉग बफर में से डाटा उठाए और रीडूलॉग फाइल्स के अंदर राइट करे। ठीक है, ये सारा काम कौन कर रहा होता है? वो सर्वर प्रोसेस जो आपके अगेंस्ट क्रिएट हुआ, आपके यूजर के अगेंस्ट क्रिएट हुआ, आपके सेशन के अगेंस्ट क्रिएट हुआ। इसमें कोई इशू तो बताएं। लॉग राइटर हर चेंज पे राइट करेगा? नहीं, तो देखते हैं। अच्छा, इस रीडूलॉग बफर का आपका जो साइज है ना, वो होता है मैक्सिमम 10 MB से 15 MB तक। तो लॉग राइटर क्या करता है? लॉग राइटर का काम है
कि रीडू लॉक बफर में से डाटा उठाए और रीडू लॉक फाइल्स के अंदर राइट करे। ठीक है, ये कब राइट करता है? जब ये 1/3 फुल हो जाए। लेट्स इसका साइज 10 है, टोटल MB है, तो 1/3 होगा 3 MB तकरीबन, यानी कि 1/3 फुल हो जाए लॉग बफर, तब ये लॉग राइटर राइट करेगा। एवरी 3 सेकंड पे राइट करेगा। जब भी यूजर कमिट करेगा तब राइट करेगा, और लॉग स्विच होगा तो डेफिनेटली उस वक्त राइट करेगा। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, आपने एक डाटा चेंज किया, कैसे? ये इसी एग्जांपल को लेते हैं। आपने 1000 वैल्यू चेंज की 5000, वैल्यू कहां पे चेंज होगी? बफर कैशे में या डाटा फाइल में? हाँ, उसके बाद डाटा फाइल में होगा। डाटा फाइल में जब आप डाटा एक दफा फैच होके बफर कैशे में जाएगा, तो अगर वहां पे जाके चेंज हो जाता है तो डाटा फाइल में पुरानी वैल्यू भी पड़ी होगी। ठीक है, अच्छा जब डाटा फाइल के अंदर बफर कैशे में जब वो चेंज हो गया और आपने वो चेंज कमिट कर दी, कमिट का क्या मतलब होता है? परमानेंट कर दी, तो क्या होना चाहिए? हाँ, यानी कि ये जो डाटा चेंज हुआ है वो डाटा वापस राइट बैक हो जाना चाहिए डाटा फाइल के अंदर जहां से वो आया था, और दूसरी डाटा फाइल में जहाँ पे विंडो है वो भी खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, वो कमिट के साथ। कमिट के वक्त क्या होना चाहिए कि आपका डाटा डेटाबेस बफर कैशिए में से उठा के डाटा फाइल में राइट बैक कर देना चाहिए जहां से वो आया था। ऐसे ही है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप कमिट करते हैं तो आपका डाटा वापस राइट नहीं होता डाटा फाइल के अंदर। हालांकि ओरेकल ये कहता है कि जब आप कमिट करते हैं तो आपका डाटा परमानेंट हो जाता है, यानी कि चेंज परमानेंट हो जाती है। तो परमानेंट का तो यही मतलब है ना कि जो आपने जो चेंज किया वहां पे जाके वो सेव हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली होता ये है कि वो ओरेकल डाटा लॉग बफर में से रीडू लॉक फाइल में शिफ्ट कर देता है, और आपको जब आप कमिट करते हैं तो आपको मैसेज दे देता है जी कमिट कंप्लीट। इसी तरीके से बहुत सारे यूजर कमिट कर रहे होते हैं, डाटा रीडू लॉक फाइल्स में राइट हो रहा होता है। सर्टेन टाइम के बाद एक चेक पॉइंट अकर होता है। चेक पॉइंट एक किसी न किसी इवेंट के बेस पे अकर होता है। जब चेक पॉइंट अकर होता है तो फिर वो बल्क में डेटाबेस बफर कैशे में से डाटा उठा के डाटा फाइल में शिफ्ट करता है। ठीक है, अगर हर कमिट पे डाटा फाइल्स में शिफ्ट करना शुरू कर दिया जाए तो परफॉर्मेंस इशू बहुत ज्यादा हो जाएगा, आईओ बहुत ज्यादा हो जाएगी। आईओ परफॉर्मेंस के लिए जो हम पहले से देख चुके हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब डेटाबेस बफर कैशे में सफिशिएंट काफी ज्यादा डाटा चेंज हो जाता है, उस डाटा को फिर चंक में उठा के डाटा राइट कर दिया जाता है अप्रोप्रिएट डाटा फाइल्स के अंदर जहां से वो रीड होके आता है। ये काम करता है आपका डेटाबेस राइटर। डेटाबेस राइटर डाटा उठाता है डेटाबेस बफर कैशे में से और डाटा फाइल्स के अंदर जाके राइट करता है जहां से वो रीड किया गया था। ठीक है, तो ये कब राइट करता है? जब चेक पॉइंट अकर होता है। चेक पॉइंट कब अकर होता है? जब आपका डेटाबेस बफर कैशिए 1/3 फुल हो जाए। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हो सकता है, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहते हैं 5 मिनट बाद चेक पॉइंट अकर हो, 5 मिनट बाद चेक पॉइंट अकर हो जाएगा। या आप जब लॉग स्विच अकर होता है तब ये चेक पॉइंट अकर होगा। या आप चाहते हैं जी के 500 चेंजेस हो जाएं तो फिर नंबर ऑफ चेंजेस पे डिपेंड करता है कि कितनी चेंजेस हो जाएं तो फिर चेक पॉइंट अकर हो। या जब आप डेटाबेस को शट डाउन करते हैं तो चेक पॉइंट अकर होता है, या फिर बैकअप लेते हैं तो चेक पॉइंट अकर होता है। ठीक है, इन केसेस में चेक पॉइंट अकर होता है। क्लियर है आपको? हाँ, वही मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर है जी? कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है थोड़ा। सर अगर इस मीनवाइल में एक मिनट, हाँ जी, मैं कहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि आखिर में चेक पॉइंट रखे होते हैं, मतलब डीबी राइटर दिया करता है, उससे पहले अगर हम कमिट कर लें तो इस दौरान चेंज तो नहीं करने देगा ना? नहीं चेंज वो चेंज करने देगा आपको। अब वो रिलीज कर देगा, लॉक्स चेंज आपकी राइट कर देगा रीडू लॉक फाइल के अंदर। अब वो वही डाटा कोई और यूजर चेंज कर सकता है। लेकिन अच्छा, उसको मतलब अगर हम दोबारा चेंज करना चाहें हाँ, कर सकते हैं, कोई और यूजर चेंज करना चाहे कर सकता है। हालांकि वो डाटा राइट नहीं हुआ वापस हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा फाइल के अंदर, लेकिन वो चेंज कर सकते हैं। यूजर को जो शो होगा वो चेंज ही होगा। हाँ, यूजर को शो होगा वो चेंज ही होगा, क्योंकि वो बफर कैशे से शो करेगा ना।
अच्छा जी, सर तो फिर इसमें एरर नहीं आएगा? एरर क्यों? 1000 की जगह हम नहीं, वो हार्ड डिस्क में से तो नहीं लेके रीड करके लाएगा ना, वो डाटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है बफर कैशे में, वहीं से दिखाया जाएगा कि वहाँ पे चेंज काफी पड़ेगा। कमिट से पहले वो लॉजिकली उसको सेव ही समझता है। हाँ, लॉजिकली उसको सेव ही समझता है अगर कमिट हो गया वो। अच्छा, वो कैसे करता है? आपने डाटा चेंज किया, मैंने डाटा चेंज किया। अच्छा, सारे यूजर तो डाटा कमिट नहीं करते ना, कुछ रोल बैक भी कर देते होंगे। अच्छा, एक चीज याद रखनी है कि जब भी कोई डाटा चेंज होता है, वो चेंज होता है बफर कैशे के अंदर, बफर कैशे से वो चेंज रीडू लॉग फाइल के अंदर लॉग बफर में जाती है, लॉग बफर से लॉग राइटर उठा के उसको रीडू लॉग फाइल में राइट करता है। आपने कमिट किया या ना किया, वो हो सकता है रीडू लॉग फाइल में जा चुका हो। क्यों? क्योंकि रीडू लॉग फाइल में 1/3 फुल हो जाए लॉग बफर, तब भी रीडू लॉग फाइल में राइट हो जाता है डाटा। एवरी 3 सेकंड भी राइट हो जाता है। कमिट करें तो फिर तो राइट होता ही होता है। तो लेट से आपने 3 सेकंड तक कमिट किया ही नहीं बहुत सारे यूजर ने, तो वो बहुत सारा डाटा वैसे ही शिफ्ट हो चुका होगा रीडू लॉग फाइल्स के अंदर। तो आपके रीडू लॉग फाइल्स के अंदर ये जो आपके रीडू लॉग ग्रुप्स हैं, इनमें आपका कमिटेड और अनकमिटेड दोनों डाटा पड़ा होता है। ठीक है, आपने अगर कमिट किया तो ओरेकल देखेगा कि वो डाटा ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका हुआ है। ठीक है जी, हो चुका हुआ है। नहीं हुआ तो फिर शिफ्ट कर देगा। ठीक है, इन एनी केस अगर वो शिफ्ट कर देगा या ऑलरेडी शिफ्ट हुआ है रीडू लॉग फाइल्स के अंदर, तो उस डाटा को एक नंबर दे देगा जिसको कहते हैं SCN, सिस्टम चेंज नंबर। ये चेंज नंबर 1 है, ये चेंज नंबर 2 है, ये चेंज नंबर 3 है, ये चेंज नंबर 4 है। सिस्टम चेंज नंबर। ऐसा डाटा जो कमिटेड होगा उसको चेंज नंबर असाइन होगा, और ऐसा डाटा जो कमिटेड नहीं होगा उसको चेंज नंबर नहीं असाइन होगा। लेट्स से आपके पास इस रीडू लॉग ग्रुप के अंदर चेंज नंबर SCN नंबर 1 का डाटा पड़ा हुआ है। 1 से लेकर अभी तक ये ग्रुप फिल नहीं हुआ, 1 से लेकर SCN नंबर 500 तक का डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है जी, और अभी ये सारा डाटा, ये डाटा एक्चुअली आया कहां से है? लॉग बफर से। लॉग बफर में कहां से आया? बफर कैशे में। यानी मीन्स के आपका ये जो रीडू लॉग फाइल के अंदर जो डाटा पड़ा, इस रीडू लॉग ग्रुप के अंदर जो डाटा पड़ा है, वही डाटा आपका कैशे में भी पड़ा हुआ है। ऐसा ही है ना? अच्छा, वो डाटा नॉर्मली यूजर्स को कैशे में से रिटर्न किया जाता है। अच्छा, अब लेट से चेक पॉइंट अकर हुआ। जब चेक पॉइंट अकर होता है तो लेट से 1 से लेकर 500 चेंजेस हुई हैं इसमें आपके बफर कैशे में, और वो 500 चेंजेस इधर डाटा राइट किया गया है इस ग्रुप के अंदर। ठीक है, मुझे फॉलो कर रहे हैं ना? अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो मुझे रोक लीजिएगा। अच्छा, लेट से चेक पॉइंट अकर हुआ, तो चेक पॉइंट के केस में वो ये नहीं करेगा कि 1 से लेकर 500 तक की सारी चेंज डाटा जो कमिट हुआ है वो सारा का सारा उठा के डाटा फाइल में शिफ्ट करते। ऐसा नहीं होगा। वो ये क्या करेगा? चेक पॉइंट अगर होगा तो वो इंक्रीमेंटल चेक पॉइंट होगा। वो हो सकता है 1 से लेकर 300 तक SCN नंबर 1 से लेकर SCN नंबर 300 तक का डाटा फाइल्स में शिफ्ट कर दे, वो बाकी रहने दे, बाकी नेक्स्ट चेक पॉइंट तक के लिए छोड़ दे। फिर नेक्स्ट टाइम चेक पॉइंट अगर होगा तो वो डाटा भी ज्यादा आ जाएगा, फिर उसमें कुछ डाटा उठा के राइट कर देगा, कुछ रहने देगा। नहीं, वो यहां से जाएगा ना, वो इधर से जाएगा, क्योंकि वो इधर ही पड़ा हुआ है ना अभी तक। यहां से जब यहां से कॉपी हो गया तो इधर, इसका ये मतलब नहीं कि यहां से डिलीट कर दिया गया, वो यहां पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो यहां से वो डाटा फाइल्स के अंदर राइट होगा। ठीक है, बफर कैशे, और यहाँ पे भी एलोकेट हो जाएगा, यहाँ पे भी एलोकेट हो जाएगा, दोनों जगह एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, SCN नंबर सर वहां भी होगा? हाँ, बफर कैशे में भी होगा, इधर भी होगा। ठीक है, अच्छा, जिस SCN तक का डाटा राइट हो जाएगा डाटा फाइल्स के अंदर, हमारे केस में कितने SCNs का डाटा पड़ा हुआ है? 1 से लेकर 500 SCNs का। वो राइट कितना हुआ है? 1 से लेकर 300 SCNs तक का। जो 300 है वो हर डाटा फाइल के हेडर में राइट कर दिया जाएगा। 300, और यही SCN कंट्रोल फाइल में भी राइट हो जाएगा। एक मार्कर है कि मैं 300 SCN का डाटा राइट कर चुका हूं। दिस SCN विल बी कॉल्ड चेक पॉइंट नंबर। चेक पॉइंट नंबर भी इसको कहते हैं, या चेक पॉइंट SCN भी कहते हैं इसको। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछिए चेक पॉइंट SCN क्या होता है, ये चेक पॉइंट नंबर क्या होता है, तो आपने ये बताना है कि वो SCN नंबर जहां तक का डाटा फाइल्स में जा चुका है वो चेक पॉइंट नंबर कहलाता है, ये चेक पॉइंट SCN कहलाता है। चेंज डाटा कमिट नहीं हुआ, बफर कैशे फुल हो गई है। हाँ, फिर सारा डाटा अनकमिटेड डाटा भी डाटा फाइल में राइट हो जाए, इसलिए तो अंडू के अंदर उसकी पुराना इमेज रखा जाता है ना। ये हो सकता है कि आपकी डाटा फाइल में डाटा जो ओवर राइट हो जाए, तो पुराना डाटा आपको अंडू में रखना चाहता है। अंडू में पुराना डाटा ओवर राइट नहीं होता। हाँ, लेकिन आप ऑप्शन हो सकता है,
बल्क में जब डाटा आ जाए ना बफर कैशे के अंदर, तो फिर उसको बफर कैशे को फ्लश करना पड़ता है हार्ड डिस्क का। तो उस केस में ऐसा डाटा जो चेंज हो चुका है लेकिन अभी कमिट नहीं हुआ, वो भी राइट हो जाता है नॉर्मली। अच्छा, बफर कैशे में जो डाटा होता है ना, उसको अभी मैं डाटा नहीं कहूंगा, आप उसको बफर कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत मैनेज करना पड़ेगा ये चीज, बफर कैशे को हमको वॉच आउट करना पड़ेगा, तो मतलब इसमें बहुत डेटा ज्यादा ना आए। नहीं, अगर वो देखें, उसका ये तरीका है कि बफर कैशे का साइज आप अप्रोप्रिएट रखें, लेकिन अगर ज्यादा डाटा आता है तो ये होगा कि परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन वो डाटा लॉस के कोई चांसेस नहीं, ठीक है। इसको जरा डिस्कस करते हैं। ऐसे मतलब डाटा लॉस के चांस नहीं, लेकिन ऐसे डाटा जो मैं कमिट नहीं करना चाह रहा, हाँ, तो उसको मैं आगे जाके रोल बैक कर दो, हाँ जी, तो वो डाटा फाइल्स में नहीं जाना चाहिए, हाँ, नहीं जाना चाहिए, लेकिन जाता है, वो आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, डाटा फाइल्स में से बफर कैशे में क्या चीज आती है, क्या रीड होके लाता है बफर कैशे के अंदर? पोस्ट चेंज नहीं, आपने एक डाटा अपडेट करना है, वो डाटा ऑलरेडी सेगमेंट आते हैं, ब्लॉक आता है, क्या आता है? ब्लॉक। ऐसे ब्लॉक जो डाटा फाइल में से उठ के बफर कैशे के अंदर आ जाए, उनको बफर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? बफर्स। दे आर कॉल्ड बफर्स। अच्छा, बफर्स की टाइप्स होती हैं। अच्छा, एक चीज और भी याद रखें आपने, आपकी जो बफर कैशिए है या जो डीबी कैशिए है, वो ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, छोटे छोटे ब्लॉक्स में। इस डाटाबेस बफर कैशिए के ब्लॉक साइज वही होता है जो कि आपकी डाटाबेस का ब्लॉक साइज है। आपकी डाटाबेस का ब्लॉक साइज 8 किलोबाइट है, तो आपकी डाटाबेस बफर कैशे में भी 8 किलोबाइट्स के ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। लेट्स से वो 100 MB की है, तो 100 MB की वो 100 MB इसका ओवरऑल साइज होगा, लेकिन वो 8 MB के ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ठीक है। अगर आपकी डाटाबेस का ब्लॉक साइज 16 के है, तो आपकी डाटाबेस बफर कैशे 16 के ब्लॉक साइज की होगी। समझ आ गई? फायदा पर्पज क्या है कि हार्ड डिस्क में से जब वो एक ब्लॉक रीड होके आए तो मेमोरी के एक ब्लॉक के अंदर फिट आ जाए, ठीक है। तो आपके जो बफर्स होते हैं, बफर्स का क्या मतलब है? अगर मैं अपने बफर्स की बात करूंगा तो आपने यही समझना है कि वो ब्लॉक्स जो मेमोरी के अंदर है, जो बफर कैशे के अंदर है, उनको हाँ वो आपके बफर्स कहलाएंगे। आपकी जो डाटाबेस बफर कैशे है, उसमें बफर्स की स्टेट्स हो सकती हैं। एक हो सकती है जी क्लीन बफर है, एम्प्टी बफर है, या फ्री बफर उसको कहते हैं, ठीक है। फ्री बफर कैशे के अंदर एक ऐसा बफर जिसमें अभी तक हार्ड डिस्क में से कोई डाटा रीड होके नहीं आया, वो एम्प्टी है अभी तक, वो फ्री है। एक बफर क्लीन, एक ऐसा बफर है जिसमें हार्ड डिस्क में से डाटा रीड होके आ गया हुआ है, लेकिन वो भी चेंज नहीं हुआ, यानी कि हार्ड डिस्क पे उसका जो इमेज है वही बफर कैशे में उसका इमेज है, वो क्यूरी के लिए आया, तो चेंज नहीं होगा, वो क्लीन बफर होगा। एक बफर होगा डर्टी, वो हार्ड डिस्क से तो रीड होके आया, लेकिन मेमोरी में आके चेंज हो गया, अपडेट करने के लिए या डिलीट किया आपने तो चेंज, वो डर्टी बफर्स कहलाएंगे। एक होंगे पिन, पिन वो होते हैं कि जैसे मेरा सर्वर प्रोसेस है, उसने डाटा रीड करके लाना है हार्ड डिस्क में से, एक ब्लॉक रीड करके लाना है। अब उस ब्लॉक को रीड करने से पहले वो क्या करेगा, बफर कैशे में एक ब्लॉक को अपने लिए रिजर्व कर लेगा कि ये मैंने ब्लॉक ऑक्यूपाई कर लिया, इसमें मैं डाटा रीड करने जा रहा हूँ, रीड करके इसमें प्लेस करने जा रहा हूँ, तो उसको पिन कर देगा ताकि वो लॉक हो जाएगा, ताकि उस दौरान कोई और प्रोसेस आके उसमें डाटा ना राइट कर दे, तो पिन ब्लॉक कहलाता है। क्लियर है जी? पिन कौन करेगा? सर्वर प्रोसेस करेगा। अच्छा, अब इसमें से जो डर्टी बफर्स होते हैं, डर्टी बफर्स मींस के वो बफर्स जो कि हार्ड डिस्क में से रीड होके आए मेमोरी में और आके चेंज हो गए, हर एक प्रोसेस के लिए करेगा, हर एक क्वेरी, हर एक जो डाटा लेके आएगी पहले पिन करेगा, फिर वो उसमें डाटा लेके आएगा, ठीक है। वो फिर शुरू में वो बफर क्लीन होगा, बाद में हो सकता है डर्टी हो जाए, ठीक है। तो आपका जब चेक पॉइंट अक्कर होता है, जब भी चेक पॉइंट अक्कर होगा, डर्टी बफर्स बफर कैशे में से डाटा फाइल में राइट किए जाएंगे। सारे बफर्स नहीं, ऐसा बफर जो क्लीन है, जो डाटा फाइल में से रीड होके बफर कैशे में गया और जाके चेंज नहीं हुआ, तो उसको दोबारा राइट बैक करने की जरूरत ही नहीं है, आईओ इंक्रीज होगी। तो सिर्फ डर्टी बफर्स राइट होते हैं जब चेक पॉइंट अक्कर होता है। क्लियर है? डर्टी ये से पहले जो बफर आता है वो क्लीन होता है, उसके बाद उसको डर्टी किया जाता है। हाँ, ऐसी बात है, हो सकता है वो रीड हो के आए, वो बाद में चेंज हो, या वो अपडेट के लिए भी आए, तो जब एक दफा प्लेस किया तो उस वक्त क्लीन है, जब उसको लॉक करके चेंज किया तो फिर वो डर्टी हो गया। फ्री ऐसा बफर है जिसमें अभी तक कोई हार्ड डिस्क में से कोई डाटा रीड होके उसमें नहीं आया, वो मेमोरी एरिया फ्री पड़ा हुआ है,
कैशे के अंदर। मींस कि एक अपडेट प्रोसेस के लिए फिर चारों बफर टाइप यूज होंगे। पहले यानी फ्री होगा और जरूरी नहीं है फ्री होना जरूरी नहीं है, हो सकता है वो 100% फुल हुआ हो, वो फिर वो उसको एज आउट करे, उसको फ्री करे, पिन करे, फिर उसको वो क्लीन हो, फिर डर्टी हो सकता है, वो हो सकता है कि सारी लाइफ साइकिल में से गुजरे। पिन कैसे होगा? हाँ सही करें। फ्री नहीं है तो पिन नहीं, फ्री करना पड़ेगा ना, अगर ऑलरेडी बफर कैशे में जगह ही नहीं है तो उसको फ्री करना पड़ेगा पहले, ठीक है। जैसे वो LRU एल्गोरिथम हमने देखा था ना, LRU क्या करेगा, वो फ्री करेगा, फ्री के बाद उसको पिन किया जाएगा, पिन के बाद उसमें वो क्लीन होगा, क्लीन के बाद वो डर्टी हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, चेक पॉइंट अगर हुआ और 1 से लेकर 300 SCNs का डाटा राइट कर दिया गया डाटा फाइल्स के अंदर, और हर डाटा फाइल के हेडर में वो SCN नंबर लाइट कर दिया गया जिस SCN का डाटा ट्रांसफर हो चुका है डाटा फाइल के अंदर, और वही SCN नंबर कंट्रोल फाइल में भी शिफ्ट राइट कर दिया गया। वो जो डाटा फाइल के हेडर में राइट हुआ, वो जो कंट्रोल फाइल के अंदर राइट हुआ, वो SCN नंबर वो आपका चेक पॉइंट नंबर या चेक पॉइंट SCN कहलाता है। वो ये इंडिकेट करता है कहां तक का डाटा राइट हो चुका है डाटा फाइल्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि नेक्स्ट चेक पॉइंट अगर होता, मेरी डेटाबेस रीस्टार्ट होगी या मशीन रीस्टार्ट होगी जिस पे डेटाबेस सर्वर है, क्लाइंट रीस्टार्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस क्लाइंट की ट्रांजैक्शन रिवर्ट बैक हो जाएंगी अगर उसने कमिट नहीं की होती। डेटाबेस सर्वर रीस्टार्ट हो जाए तो जितना भी डाटा मेमोरी के अंदर चेंज हुआ था और आपने कमिट किया हुआ था वो सारा गया। अब क्या होगा, आपने डाटा कमिट किया हुआ था और वो डाटा मेमोरी के अंदर था और अभी डाटा फाइल्स के अंदर राइट नहीं हुआ था, सारा डाटा वॉश हो गया। नेक्स्ट स्टार्टअप पे आपका ये प्रोसेस है SMON क्या करेगा, वेरीफाई करेगा जी, चेक पॉइंट नंबर यहाँ पे देखेगा, डाटा फाइल्स के साथ देखेगा इसको, और उसको कंपेयर करेगा रीडू लॉग फाइल्स के साथ, देखेगा जी कंट्रोल फाइल में तो चेक पॉइंट नंबर 300 है, रीडू लॉग फाइल में चेक पॉइंट नंबर 500 है, मीन्स के देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। कुछ डाटा जो कि शिफ्ट नहीं हुआ, वो क्या करेगा, वो यहां से डाटा उठाएगा और अप्रोप्रिएट डाटा फाइल्स में राइट कर देगा। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस रिकवरी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस रिकवरी। सर किन केसेस में इंस्टेंस रिकवरी नहीं हो सकती डाटा? ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस रिकवरी, और ये कौन करता है, SMON क्या करेगा, वो देखेगा डिफरेंस क्या है, 300 तक का राइट हुआ है, 300 से लेकर ऑनवर्ड सारा डाटा उठाएगा, डाटा फाइल्स में शिफ्ट कर देगा। इंस्टेंस रिकवरी 2 फेजेस में होती है। पहला फेज होता है रोल फॉरवर्ड, और एक होता है रोल बैक। रोल फॉरवर्ड में क्या होता है कि वो जहां तक का डाटा ट्रांसफर हो चुका है, जैसे 301 से लेकर एंड ऑफ रीडू लॉग फाइल तक सारा डाटा शिफ्ट कर देगा। उसमें कमिटेड डाटा भी होगा, नॉन कमिटेड डाटा भी होगा, ठीक है। जब वो शिफ्ट हो जाएगा, डाटाबेस ओपन कर देगा, फिर नॉन कमिटेड डाटा को रोल बैक कर देगा। लेकिन नॉन कमिटेड डाटा को SCN तो नहीं मिला होगा, लेकिन वो शिफ्ट सारा ही कर देगा उसके बीच में जो भी आ रहा है। हाँ, वो यानी कि SCN नंबर 300 तक हुआ है ना शिफ्ट डाटा फाइल्स के अंदर, 300 से लेकर एंड ऑफ रीडू लॉग फाइल वो सारा शिफ्ट करेगा। उसमें कमिटेड भी आ जाएगा, अनकमिटेड भी आ जाएगा। एंड ऑफ रीडू लॉग फाइल या एंड ऑफ SCN? नहीं, एंड ऑफ रीडू लॉग फाइल, ठीक है। हो सकता है SCN तो ये 5 हो ना, हो सकता है इसके बाद का भी कुछ डाटा पड़ा हो जो भी कमिट ना हुआ, वो भी शिफ्ट हो जाएगा, सारा शिफ्ट हो जाएगा डाटा फाइल के अंदर। इसको कहते हैं रोल फॉरवर्ड। इसलिए किया जाता है कि उस स्टेज पे अगर आप वो कमिटेड अनकमिटेड को सर्च करना शुरू करते हैं, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, डाटाबेस ओपन नहीं होती, ठीक है। तो वो इसलिए फौरन से सारा डाटा शिफ्ट कर दिया जाता है, बल्कि में डाटाबेस ओपन कर दी जाती है, और फिर बाद उसमें अंडू में क्योंकि पुराना डाटा पड़ा होता है उसको रोल बैक कर दिया जाता है, ठीक है जी। मुझे कहां से पता कि जिसको SCN नहीं मिला उसको रोल बैक कर, उसके साथ डाटा के साथ लिखा होता है ना, ये कमिटेड है, नॉन कमिटेड है, कमिटेड है, नॉन कमिटेड है। SCN उसको मिला होगा जो उसको कमिटेड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी, उसको भी चेक करेगा किसको SCN नहीं मिला। बिल्कुल, वो यहीं से एक्चुअली सोर्स तो यही होगी ना। हाँ जी, बताएं, क्लियर हुआ कि नहीं? क्या चीज? रोल बैक में क्या होता है कि आपका वो डाटा जो डाटा फाइल्स में शिफ्ट नहीं हो चुका था और सका था और डाटाबेस आपकी रीस्टार्ट कर गई थी, तो वो नेक्स्ट स्टार्टअप पे SMON प्रोसेस वो सारा डाटा रीडू लॉग फाइल्स में से उठाएगा और डाटा फाइल्स के अंदर शिफ्ट कर देगा। उसमें से आपका नेट से आपका पास देखें, जब चेक पॉइंट अगर हुआ था तो SCN नंबर 1 से लेकर SCN 300 तक का डाटा शिफ्ट हुआ था, जबकि आपके पास जो डाटा था SCN 500 तक था। 301 से लेकर आगे जितना भी डाटा है वो सारा डाटा उठा के डाटा फाइल्स में शिफ्ट कर देगा SMON, और डाटाबेस ओपन कर देगा,
ठीक है। तो उस सारे डाटा में सिर्फ कमिटेड डाटा नहीं होगा, नॉन कमिटेड भी होगा, ठीक है। इंस्टेंस क्रैश हुई, आपकी स्टोरेज क्रैश नहीं हुई, अब ये उसको ऑटोमेटिकली जो है वो इंस्टेंस रिकवरी करेगा, खुद करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। किस केस में नहीं कर सकेगा? ये आपकी जो रीड लॉक फाइल है जिसमें से उसको डाटा चाहिए था वो करप्ट होगी, इसलिए एक ग्रुप में 2 मेंबर्स रखे जाते हैं ना। अगर एक करप्ट हो जाए तो दूसरा मिल जाए, दूसरा भी करप्ट हो गया तो फिर छुट्टी, फिर आपको रिकवरी, फिर आपके पास बैकअप होना चाहिए पुराना, फिर आपको बैकअप रजिस्ट्रेशन। हमने यही कहा था कि हर केस में इंस्टेंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए हाँ केस में आ दो। हाँ, हर केस में नहीं है पॉसिबल, और ये चांसेस हैं, देयर आर हायर चांसेस कि अगर आपकी डेटाबेस एबनॉर्मली डाउन हुई, मशीन एबनॉर्मली डाउन हुई, तो आपकी कोई ना कोई फाइल जरूर करप्ट हो जाती है। ये तो डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है आपकी मशीन एक दफा ही रीस्टार्ट हो तो आपकी रीड लॉक फाइल करप्ट हो जाए, डाटा फाइल करप्ट हो जाए, करप्ट होगी बैकअप रिस्टोर करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू गो फॉर दैट। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि वो डाउन, आपकी अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम्स ना आए आपको। वो उन्हें कह दें ये इश्यू हो सकता है, तो ये रीस्टार्ट हो जाए अब नॉर्मली, अगर ये आपकी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो जाए, आपकी डेटाबेस रीस्टार्ट हो जाए तो फाइल्स करप्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब काफी ज्यादा हायर पॉसिबिलिटी। सर रोल बैक, रोल फॉरवर्ड में आपने कहा कि सारा डाटा कमिटेड अनकमिटेड राइट होगा डाटा फाइल, रोल बैक में सिर्फ अनकमिटेड वो, क्योंकि वो डाटा फाइल्स में जा चुका हुआ है, वो वापस हो जाएगा। सर जो 300 से अबाउट 500, नहीं, लेट्स से 300 के दरमियान भी, लेट्स से 300 के बाद कुछ डाटा ऐसा था जो कमिटेड नहीं था, उसको ऐसी नंबर नहीं मिला होगा, कुछ डाटा ऐसा था कमिटेड था, उसको ऐसी नंबर। ये तो मैंने सिर्फ ऐसी नंबर्स लिखे हो ना, इस ऐसी नंबर्स के दरमियान ऐसा डाटा भी होगा जो कमिटेड नहीं होगा, जो बाद में जो यूजर ने रोल बैक कर दिया होगा, वो डाटा भी तो पड़ा होगा ना बफर के, वो भी चला जाएगा। कभी मतलब पहले रोल फॉरवर्ड होगा, फिर उसके बाद वो होगा अनडू फाइल, और सर रोल फॉरवर्ड में सारा डाटा होगा, हाँ कमिटेड और नॉन कमिटेड, हाँ, रोल फॉरवर्ड में सारा राइट नहीं हो जाएगा डाटा, सब डाटा फाइल, हाँ वो राइट होगा, वो पुराना इमेज अंडू में पड़ा होगा ना, फिर अंडू को यूज करते हुए रिकवर करेगा उसको, जिसका अंडू में अवेलेबल होगा उसको अंडू से रिकवर करेगा, जिसका नहीं अवेलेबल होगा उसका मतलब है वो उसकी स्टेट वही है। सर अंडू में डाटा रिमूव कब होगा? जब एक ट्रांजैक्शन कमिट हो जाएगी, और कमिट के बाद आपने जितना टाइम दिया होगा, अंडू की एक रिटेंशन होती है, लेट से आपने 15 मिनट दिए तो 15 मिनट, कमिट के 15 मिनट बाद होगा, कमिट के बाद उसको वो देखते हैं। और सर एक और चीज थी सर, वो ये बफर में फ्री बफर, क्लीन बफर, डब्ल्यू और ये प्रिंट, तो इसमें हम वैसे डेटा तो पहले ये ना सेलेक्ट स्टेटमेंट इधर ही जाती है, अगर उसको डाटा मिल जाए इधर ही से हमें, सर वो कौन से वाले बफर में होगा, डेटी बफर में उठाएगा या होगा? वो क्लीन बफर से उठाएगा। डर्टी जो चेंज हो गया ना, देखें अब वो देखें एक डर्टी बफर हो गया, वो उसकी रो लॉक, अगर तो वो लॉक है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, हाँ, अगर तो वो लॉक है, अगर वो अभी अपडेट हो रहा है तो फिर अंडू में से उठा के दिखाएगा, अगर वो अपडेट हो चुका हुआ है और कमिट हो गया फिर वहीं से आपको दिखा देगा, ठीक है ना, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन। हाँ, अंडू से होता है, हाँ वो हो सकता है वो वहां से लेके आए, हो सकता है डर्टी बफर में से लेके आए, मतलब वो जो हमारी क्यूरी होगी उसके मुताबिक, हाँ क्यूरी जिस टाइम रन होगी ना उस टाइम पे डाटा की जो स्टेट होगी वो आपको दिखाएगी। यहाँ भी हमने चैप्टर खत्म कर लिया, देखते हैं। कनेक्टिंग टू सर्वर, यूजली क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि आपके डेटाबेस सर्वर है और क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है, तो क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट होती है। और अगर आप मिडिल टियर के थ्रू जा रहे हैं, नॉर्मली ऐसा ही होता है, एंड यूजर्स जितने भी हैं, जैसे हम हॉटमेल एक्सेस करते हैं तो हॉटमेल का पेज ओपन कर रहे होते हैं, वो हमें वेब सर्वर से आ रहा होता है, वेब सर्वर बैकएंड पे डेटाबेस सर्वर के पास जाता है और हमें सारी ईमेल्स हमारे टेबल में से एक्सट्रैक्ट करके हमें दिखा रहा होता है। तो ये 3 टियर आर्किटेक्चर या एन टियर आर्किटेक्चर कहलाता है, ये मल्टी टियर आर्किटेक्चर भी कहते हैं उसको। लेकिन हम जो डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, हम डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे होते हैं, हम मिडिल टियर के थ्रू नहीं जाते, ठीक है। ये कोई डायग्राम देके आपको कुछ समझ आ रहा है? यूजर प्रोसेस, सर्वर प्रोसेस, उसको पीजीए, क्लाइंट है, सर्वर में इंस्टेंस है, मेमोरी स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, डेटाबेस की कुछ फाइल्स हैं। अच्छा, आपके जो डेटाबेस सर्वर्स होते हैं वो नॉन क्लस्टर्ड भी हो सकते हैं, वो क्लस्टर्ड भी हो सकते हैं। नॉन क्लस्टर्ड का क्या मतलब है, एक ही मशीन है जिसके ऊपर सारा कुछ है, वही मशीन बैठ गई, सब कुछ बैठ गया। क्लस्टर्ड के केस में होता है क्या होता है, मल्टीपल मशीन होती हैं, एक मशीन बैठने से आपकी पूरी डेटाबेस अनअवेलेबल नहीं हो जाती, ठीक है। ये आगे चल के डिस्कस करेंगे। कनेक्टिंग टू द डेटाबेस, कनेक्शन, कम्युनिकेशन बिटवीन अ यूजर प्रोसेस एंड एन इंस्टेंस इज कॉल्ड द कनेक्शन सेशन।
स्पेसिफिक कनेक्शन ऑफ अ यूजर टू एन इंस्टेंस थ्रू अ यूजर प्रोसेस इज कॉल्ड अ सेशन। हर यूजर का एक सेशन होता है जब वो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाता है, तो उस सेशन की इन्फॉर्मेशन सिर्फ उस सेशन तक ही होती है, वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, वो बाकी कोई और सेशन उस इन्फॉर्मेशन को नहीं देख सकता। यस, अपनी डीबीए में नहीं देख सकता जब तक वो उसको ट्रेस ना करे। ओके, SGA फर्दर डिवाइडेड इनटू शेयर्ड पूल, डेटाबेस बफर, कैशियर, रेडूलॉग बफर, लार्ज पूल, जावा पूल, स्ट्रीम्स पूल। इनमें से अभी हमने कवर किए हैं शेयर्ड पूल, डेटाबेस बफर, कैशियर एंड रेडूलॉग बफर। ये बाकी कंपोनेंट्स अभी हमने देखे ही नहीं है, फिलहाल हम इनको नहीं टच कर रहे क्योंकि अभी रिक्वायर्ड नहीं है अभी इस लेवल पे, ठीक है। देन आपने ये सर्वर प्रोसेस, उसने जो मेमोरी ली हुई है उसको PGA के आगे सब पोर्शन होते हैं, इसकी डिटेल में फिलहाल नहीं जा रहा मैं। सर्वर प्रोसेस 2 है, उसने मेमोरी ऑक्यूपाई की हुई है, उसको PGA कहते हैं, उसके कुछ सब कंपोनेंट्स से PGA की डिटेल्स में अभी हम नहीं गए, वो आगे चल के जाएंगे, ठीक है। हाँ, PGA क्रिकेट भी बाद में पढ़ेंगे। शेयर्ड पूल is a portion of the SGA contains library cache, data dictionary cache and control structures। तीसरा पोर्शन अभी हमने नहीं देखा, वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। डेटाबेस बफर कैशे is part of the SGA, holds copy of data blocks that are read from data files, is shared by all concurrent users। ठीक है ना, छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है आपकी ये कैशे। Redo-log buffer is a circular buffer in the SGA, holds information about changes made to the database, contains redo entries that have the information to redo changes made by operations such as DML and DDL। Redo-log buffer में जो भी चेंज जाएगी, जो भी डाटा जाएगा उसको redo entry कहेंगे, ठीक है, या उसको चेंजेस कहेंगे। मीन्स कि वो एक दफा फुल हो जाए तो दोबारा से वो फ्लश होता रहता है ना, साथ साथ हार्ड डिस्क पे फ्लश होता रहता है, तो वो डाटा जो रेडूलॉग फाइल के अंदर चला जाता है वो रेडूलॉग बफर से पर्ज कर दिया जाता है, फिर दोबारा उसकी स्पीड, यानी कि वो ग्रो नहीं करता रहता साइज में, वो उसका साइज स्टैटिक रहता है, वो वही बार बार रीयूज होता है, इसे उसको सब यूज करता है। लार्ज पूल अभी नहीं देखा हमने, जावा पूल भी नहीं देखा। अच्छा, memory region that contains data and control information for a server or a background process is called shared pool, PGA, buffer cache, user session data। क्या है? वो मेमोरी रीजन जो एक सर्वर प्रोसेस या एक बैकग्राउंड प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है, वो रीजन क्या कहलाता है? PGA कहलाता है, ठीक है ना। वो मेमोरी देखें, PGA क्या होता है? एक मेमोरी एरिया जो एक सर्वर प्रोसेस ने आपको पाई किया हुआ है, उसमें वो अपनी इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है ना, तो इसलिए उसने आपको पाई किया हुआ है। एग्री हैं सारे? प्रोसेसेस आर्किटेक्चर, यूजर प्रोसेस is the application or tool that connects to the database। database processes में दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक सर्वर प्रोसेस होता है और एक बैकग्राउंड प्रोसेस होता है। सर्वर प्रोसेस क्या करता है? कनेक्ट टू द ओरेकल इंस्टेंस एंड इज स्टार्टेड व्हेन अ यूजर एस्टैब्लिशेस अ कनेक्शन। जब कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है या सेशन एस्टैब्लिश होता है उस वक्त स्टार्ट होता है, और जैसे सेशन एंड होता है वो एंड कर स्टॉप कर दिया जाता है, ठीक है। और बैकग्राउंड प्रोसेसेस आर स्टार्टेड व्हेन एन ओरेकल इंस्टेंस इज स्टार्टेड। जैसे अब डेटाबेस स्टार्ट होती है तो इंस्टेंस मेमोरी एरिया में क्रिएट होता है, साथ ही बैकग्राउंड प्रोसेसेस भी खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं और वो हर वक्त चलते रहते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, डेटाबेस राइटर हमने देखा था, डेटाबेस बफर कैशे में से डाटा उठाता है, डाटा फाइल्स में राइट करता है। लॉग राइटर हमने देखा था, रेडूलॉग फाइल्स, लॉग बफर से डाटा उठाता है, रेडूलॉग फाइल्स में राइट करता है। CKPT चेक पॉइंट प्रोसेस क्या करता है? जब चेक पॉइंट अक्कर होता है तो इंटीमेट करता है लॉग डेटाबेस राइटर को कि चेक पॉइंट हो गया, राइट करना शुरू करो। और जब वो राइट कर लेता है तो डेटाबेस राइटर को उसको बताता है कि मैंने इतना डाटा राइट किया है, SC नंबर 300 तक का डाटा राइट किया है। तो जो CKPT का प्रोसेस है, वो जो नंबर है वो डाटा फाइल्स के हेडर में कंट्रोल फाइल में जाकर राइट करेगा, जिसको हम चेक पॉइंट नंबर या चेक पॉइंट SCN कहते हैं। चेक पॉइंट का जो है प्रोसेस है CKPT का प्रोसेस। ये प्रोसेस जब अक्कर होता है तो ये दो जगह, मतलब वो रेडूलॉग वाला उधर राइट करना शुरू कर देता है और जो डेटाबेस राइटर है बफर से लाके इधर शुरू करता है। नहीं, रेडूलॉग वाला तो वैसे भी राइट कर रहा होता है, वो चेक पॉइंट पे डिपेंडेंट नहीं होता। चेक पॉइंट पे डिपेंडेंट सिर्फ आपका डेटाबेस राइटर, ठीक है। लॉग राइटर हर वक्त ही समझ ले बैकएंड पे राइट कर रहा है। तो डेटाबेस राइटर समझ आ गई आपको, CKPT चेक पॉइंट प्रोसेस की समझ आ गई, लॉग राइटर आपको ऑलरेडी पता है, SMON आपको ऑलरेडी पता है, PMON क्या करता है? प्रोसेस रिकवरी करता है। लेट्स से आपने क्यूरी चलाई और वो क्यूरी डाटा लेके आएगी कोई, और उस क्यूरी ने टाइम लेना है आधा घंटा एग्जीक्यूट होते हुए, तो आपकी क्यूरी चलेगी आपके सर्वर प्रोसेस के पास,
सर्वर प्रोसेस को क्यूरी एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। सर्वर प्रोसेस यूजर प्रोसेस के पास वापस कब आएगा, जब वो रिजल्ट ले आएगा। मीनवाइल क्या होगा कि वो यूजर प्रोसेस जो यूजर प्रोसेस जिस मशीन पे था वो यूजर ने वो मशीन ही बंद कर दी या नेटवर्क कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। सर्वर प्रोसेस चल रहा है, यूजर प्रोसेस के अगेंस्ट नहीं है। मीन्स कि वो सर्वर प्रोसेस कुछ भी है, बंद कर दिया, एबनॉर्मली बंद हो गया, अब उसके अगेंस्ट सर्वर प्रोसेस एग्जिस्ट करता रहेगा, वो फौरन से बंद नहीं हो जाएगा। तो पीमॉन का प्रोसेस का काम है कि ऐसे प्रोसेसेस जिनके अगेंस्ट यूजर प्रोसेसेस एग्जिस्ट नहीं करते उनको क्लीन करे, उनके रिसोर्सेज को रिलीज करे। ठीक है, ये कंटिन्यूअली चेक करता है, चेक कर रहा होता है, पिंग कर रहा होता है। रिकवरी प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट्स में यूज होता है, फिलहाल नहीं जा रहे इसके ऊपर। ARC आर्काइवर प्रोसेस है, अगर आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में हो तो फिर ये यूज होता है। ASMB RPAL और अदर्स में रैक के केस में प्रोसेसेस होते हैं। ASMB RPAL आपके ASM के केस में यूज होते हैं, फिलहाल उनको डिस्कस नहीं कर रहा। और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको फिलहाल मैंने टोटली छोड़ दिया। ठीक है, डेटाबेस राइटर writes modified data buffers in the database buffer cache to disks asynchronously while performing other processing to advance the checkpoint. ठीक है, एसिंक्रोनस का मतलब है कि वो राइट करता है और उठाता है, राइट करता है, उठाता है, राइट करता है, यानी कि उठा के वो देखिए डेटाबेस राइटर जो है वो खुद तो हार्ड डिस्क पे राइट नहीं कर सकता ना, वो उठाता है OS को दे देता है, OS आगे राइट करता है। तो OS की कंफर्मेशन का वेट नहीं करता कि राइट हो जाएगा, वो उठाता है, उसको देता है और आगे नेक्स्ट डाटा उठाने चला जाता है। ठीक है, और ये सब एसिंक्रोनस ये मतलब ले सकते हैं कि डायरेक्ट उठाता है, मतलब वो टाइम लगाता है, चेक पॉइंट अगर होता है उसके बाद चेक एडवांस चेकपॉइंट क्या मतलब है? देखिए चेक पॉइंट 300 SCN तक का डाटा राइट हुआ तो चेक पॉइंट नंबर आगे चला गया ना, फिर आगे लेट से 100 SCN और राइट हो गए तो फिर चेक पॉइंट नंबर आगे चला गया, ताकि वो चेक पॉइंट नंबर जितना एडवांस होता जाएगा उतना कम डाटा आपके पास होगा इन केस ऑफ इंस्टेंस क्रैश होता है तो रिकवर करने के लिए। सर वो जो ऐसे नंबर इंक्रीमेंट होता है तो वो होता है उसने OS को डेटा दे दिया उसकी बेस के ऊपर, या जब नहीं वो कमिट करता है तो उसकी बेस उसका फिजिकल फाइल्स में कमिट नहीं, फिजिकल फाइल्स में नहीं, मेमोरी में कमिट होता है। वो फिजिकल फाइल में गया या नहीं गया उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पर उसको वहाँ फिजिकल फाइल्स में नहीं गया, हाँ। वहाँ ऐसा नंबर इंक्रीमेंट हो गया, हाँ। वो इसने राइट नहीं किया फिजिकल फाइल, उस सिनेरियो में फिर क्या होगा? वो राइट डेफिनेटली OS तो जरूर राइट करेगा। OS ने अगर राइट नहीं किया तो वो डाटा ऑलरेडी आपके पास रीडू लॉग फाइल्स के अंदर पड़ा हुआ है, वो रीडू लॉग फाइल से उठा के दोबारा राइट कर दिया जाएगा। लॉग राइटर writes the redo log buffer to the redo log files on disk, writes when a user process commits a transaction, when the redo log buffer is 1/3 full, before a database writer writes modified buffers to disk। यानी जब चेक पॉइंट टक्कर होता है ना तो डेटाबेस राइटर को सिग्नल जाता है राइट करना शुरू करो। डेटाबेस राइटर खुद राइट करने से पहले लॉग राइटर को कहता है कि पहले तुम राइट करो जो तुम्हारे पास अगर कुछ डाटा है तो, फिर वो खुद राइट करता है। ठीक है, और एवरी 3 सेकंड्स चेक पॉइंट। सर ये 3 सेकंड हम बढ़ा भी सकते हैं? नहीं ये नहीं कर सकते, ये कॉन्फ़िगरेबल है। Checkpoint process records checkpoint information in control file and each data file header। ठीक है, जब चेकपॉइंट तक होता है, चेकपॉइंट कंप्लीट हो जाता है तो उस वक्त ये राइट करता है। ये इन्फॉर्मेशन डाटा फाइल में भी और कंट्रोल फाइल में भी वो सोर्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन होता है आपकी डेटाबेस का। अगर आपका वो नंबर जो उसने राइट किया डाटा फाइल्स में, कंट्रोल फाइल्स में और डेटाबेस स्टार्टअप पे, वो नंबर अगर सारी फाइल्स के साथ मैच हो जाता है, डाटा फाइल्स के साथ कंट्रोल फाइल में और रेगुलर फाइल में मैच हो जाता है, तो इट मीन्स कि डेटाबेस क्लीन डाउन हुई थी, उसको रिकवरी की जरूरत नहीं है। अगर वो मैच नहीं होता इसका मतलब इंस्टेंस रिकवरी होती है। सिस्टम मॉनिटर परफॉर्म्स रिकवरी एट इंस्टेंस स्टार्टअप एंड क्लीन्स अप अनयूज्ड टेम्पररी सेगमेंट्स। ये टेम्पररी सेगमेंट्स क्या होते हैं ये जब पढ़ेंगे तो सब पता चलेगा आपको। ठीक है, प्रोसेस मॉनिटर परफॉर्म्स प्रोसेस रिकवरी व्हेन अ यूजर प्रोसेस फेल्स, cleans up the database buffer cache, frees resources that are used by the user process। एक काम तो ये करता है। दूसरा काम ये क्या करता है, मॉनिटर सेशंस फॉर आइडल सेशन टाइम आउट। अगर आपका एक यूजर डेटाबेस से कनेक्टेड है और कुछ भी नहीं कर रहा तो उसकी इंप्लीकेशन क्या हो सकती है? कनेक्टेड है, कर कुछ नहीं रहा, मशीन लॉक करके चला गया लेकिन डेटाबेस से कनेक्ट हुआ हुआ, उसका सर्वर प्रोसेस बना हुआ है, वो सर्वर प्रोसेस स्पेस ले रहा है मेमोरी में, वो CPU टाइम ले रहा है, वो मीन्स के वो रिसोर्सेज ले रहा है। ठीक है ना, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर एक यूजर एक डेटाबेस से कनेक्ट हो, हाँ वो तो अब जब तक वो कनेक्ट हुआ हुआ है तो वो बस वो बना हुआ है, बेशक वो आइडल है, कुछ भी नहीं कर रहा, वो आइडल होता है। अगर कुछ कर नहीं रहा तो वो आइडल या एक्टिव होता है। अगर वो कुछ कर रहा है, आइडल है तो वो क्या करता है, रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करता है। फिर आप ये कर सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं।
तो कितनी देर तक कोई यूजर आइडल रह सकता है? 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, कितनी देर? 15 मिनट हमने लगाई, यूजली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में लगाते हैं 15 मिनट। 15 मिनट के बाद हमारा सेशन टाइम आउट, और फोर्सफुली उसका सेशन किल कर दिया जाता है और उसका प्रोसेस वॉश कर दिया जाता है। ठीक है, ये काम करता है आपका पीमॉन। डायनेमिकली रजिस्टर्स डेटाबेस सर्विसेज विद लिसनर, ये पॉइंट अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। कुछ चीजें मैं छोड़ रहा हूँ और कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मैं वो उनकी डिटेल में जाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ये देख के कुछ समझ आ रहा है जी, कंट्रोल फाइल्स, डाटा फाइल्स, शेड्यूलर फाइल्स, ठीक है जी। देन आपके पास एक पैरामीटर फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल है। इसमें आपकी डेटाबेस के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे स्पेसिफाई होते हैं। एसजीए का क्या साइज होगा, शेड रूल का क्या साइज होगा, डेटाबेस बफर कैशे का क्या साइज होगा, लॉग बफर का क्या होगा, ये सारे पैरामीटर्स इसमें होते हैं पैरामीटर फाइल। बैकअप फाइल्स, इसमें ज्यादा इंस्टेंस की सारी चीजें, हाँ इंस्टेंस के पैरामीटर सारे। बैकअप फाइल्स, आप कंट्रोल फाइल्स को कॉपी कर लें, डाटा फाइल्स को कॉपी कर लें, रीडर फाइल्स को कॉपी कर लें, तो आपकी बैकअप फाइल्स कहलाएंगे। डेटाबेस शट डाउन करें और इन सारी फाइल्स को कॉपी करके पेस्ट कर लें अपने पास, तो आपकी डेटाबेस का बैकअप हो गया। आर्काइव फाइल्स, ऑनलाइन रीडर फाइल जब फिल हो जाती है, एक रीडर ग्रुप फिल हुआ, लॉग राइटर दूसरे ग्रुप पे गया, दूसरा फिल हुआ, लॉग राइटर वापस पहले पे आया और इन्फॉर्मेशन ओवरराइट कर देता है बाय डिफॉल्ट। इसको कहा जाता है कि आपकी डेटाबेस नो आर्काइव मोड में, बाय डिफॉल्ट नो आर्काइव मोड में होती है। अगर आप डेटाबेस आर्काइव मोड में रख दें तो एक एक्स्ट्रा प्रोसेस डेटाबेस में चलना शुरू हो जाता है आर्काइवर के नाम से, जिसका काम क्या होता है, एक रीडर ग्रुप फिल हुआ और लॉग राइटर स्विच हो गया दूसरे ग्रुप के ऊपर, तो वो जो फिल हो गया उसकी कॉपी बना के किसी जगह सेव कर दें, उसको आर्काइव्स कहते हैं। रिकवरी के लिए चाहिए होती है। पासवर्ड फाइल, आपके जो सिस यूजर है उसका पासवर्ड इसमें स्टोर होता है। अलर्ट, लॉग एंड ट्रेस फाइल्स, आपकी डेटाबेस में मेजर जो इवेंट्स होते हैं, एरर्स आते हैं, वो इसमें स्टोर होते हैं अलर्ट लॉग फाइल में। फिजिकल स्ट्रक्चर, डेटाबेस, डेटाबेस में टेबल स्पेसिस, टेबल स्पेसिस में डाटा फाइल्स, क्योंकि डाटा फाइल्स ओएस पे आप देख सकते हैं इसलिए वो फिजिकल है। अच्छा, डाटा फाइल्स में सेगमेंट्स में एक्सटेंट्स ओरेकल ब्लॉक्स। बाकी जो डाटा फाइल्स हैं वो सैन पे हो सकती हैं, वो एनएफएस पे हो सकती हैं, वो नेस पे हो सकती हैं, वो एएसएम पे हो सकती हैं, वो एक्साडाटा पे हो सकती हैं, वो फाइल सिस्टम पे हो सकती हैं, वो रॉ पे हो सकती हैं। हमारे केस में, इस सर्वर के केस में, आपने जो इंस्टॉलेशन की हुई हैं, आपके केस में डाटा फाइल्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं, फाइल सिस्टम के ऊपर, ठीक है। रॉ का मतलब एक ऐसा डिस्क जिसको आपने फॉर्मेट नहीं किया हुआ, जिस पे कोई फाइल सिस्टम नहीं, वो रॉ कहलाती है, उस पर आप डाटा फाइल रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं। एक्साडाटा ओरेकल की अपनी एक प्रोडक्ट है, उसका अपना एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है, उसमें रख सकते हैं। सैन क्या होती है, एक सेंट्रलाइज्ड आपके पास स्पेस है जो आप मल्टीपल सर्वर्स को दे सकते हैं, वहां पे रख सकते हैं। सेगमेंट्स, एक्सटेंट्स एंड ब्लॉक्स। Segments exist in a table space. Segments are collection of extents. Extents are collection of data blocks, and data blocks are mapped to disk blocks. आपके जो data blocks होते हैं वो फर्दर आपकी जो डिस्क के ऊपर ब्लॉक्स होते हैं उनका मल्टीपल होता है। टेबल स्पेस, एक टेबल स्पेस है, उसमें ये डाटा फाइल्स है, उस डाटा फाइल्स के अंदर ये सेगमेंट है, उस सेगमेंट के अंदर ये एक्सटेंट है, उस एक्सटेंट ये सेगमेंट है, उस सेगमेंट को ये एक्सटेंट मिले और ये एक्सटेंट जो है वो ब्लॉक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और टेबल स्पेस है, उसमें एक डाटा फाइल है, ये स्मॉल फाइल है तो एक बिग फाइल टेबल स्पेस है, बिग फाइल टेबल स्पेस में एक ही डाटा फाइल हो सकती है एट मोस्ट। बाय डिफॉल्ट टेबल स्पेसेस बन जाती हैं सिस्टम और सिसऑक्स। System and sys of table spaces are mandatory table spaces that are created at the time of database creation. They must be online. The system table space is used for core functionality, for example data dictionary के लिए. Sysops table space is used for additional components, for example enterprise manager की repository के लिए. The system and sys table spaces are not recommended to be used to store application data. अब normal users जो create करें उनका data इनमें नहीं आना चाहिए, आ सकता है लेकिन आना नहीं चाहिए, ठीक है। सेकंड पीमॉन प्रोसेस मॉनिटर, इंस्टेंस रिकवरी आपका एस मॉनिटर, सिस्टम मॉनिटर, ये हमने पढ़ा ही नहीं है। दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर।